हाय, वेलकम बैक टू मैथ समाधान। मैथ समाधान में आप सबका फिर से स्वागत है। कल के वीडियोस में हमने किया था आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल्स के कुछ सॉल्यूशन को। अब आज हम उसी सॉल्यूशन को आगे बढ़ा के फुल कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बाद इस एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन को ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि टाइप वाइज क्वेश्चंस और परसेंटेज का टाइप वाइज क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप किसी भी बुक से अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इस चैप्टर को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ईजिली आप उसे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं परसेंटेज में, पहले तो कॉन्सेप्ट आपका पहले ही क्लियर हो चुका है और इसके अलावे टाइप्स के माध्यम से सारा का सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम बिना देर किए चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक है। ठीक है, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो स्टूडेंट की बात की जा रही है। पहले स्टूडेंट ने 30% अंक लाया और 45 नंबर से फेल कर गया। दूसरे स्टूडेंट ने 42% मार्क्स लाया और ये 45 मार्क्स अधिक ले आया पासिंग मार्क्स से। ठीक है, तो यहाँ कोई ना कुछ पासिंग मार्क्स तो होगा ही ना। तो मान लेते हैं ये मेरा पासिंग मार्क्स है, ठीक है, पासिंग मार्क्स है। तो पासिंग मार्क्स से अधिक मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कौन है? ये 42%, मतलब 42% वाला। तो 42% मार्क्स ये लाया है, जो कि पासिंग मार्क्स से कितना अधिक है? तो वो 45 अंक अधिक है। 45 अंक अधिक है। ये 45 मार्क्स क्या लाया है? एक्स्ट्रा लाया है पासिंग मार्क्स से, तब जाके इसका 42% पूरा हुआ है। दूसरा स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट क्या है? ये पासिंग मार्क्स से 45 मार्क्स कम लाया और 30% मार्क्स लाया, ये ना। पहले स्टूडेंट ने क्या किया? 30% मार्क्स लाया और पासिंग मार्क्स से 45 नंबर कम है, इसलिए फेल कर गया। दूसरा स्टूडेंट 42% मार्क्स लाता है और पासिंग मार्क्स से 45 नंबर अधिक ले आता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, यानी कि पासिंग मार्क्स। दो चीज पूछा जा रहा है हमको, पासिंग मार्क्स तो चाहिए और फुल मार्क्स भी चाहिए, मतलब पूर्णांक भी चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम मान ही लिए हैं क्या है, हमको दो चीज चाहिए इसमें। पहला फुल मार्क्स, दूसरा पासिंग मार्क्स। दो चीजें चाहिए। अब इन दो चीजों को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये दो चीज चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई लिंक है क्या। इन दोनों दो स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट ये, दूसरा स्टूडेंट ये। ठीक है, पहला स्टूडेंट 30% मार्क्स लाता है, दूसरा स्टूडेंट 42% मार्क्स लाता है। दोनों में क्या कॉमन चीज है? दोनों एक ही एग्जाम में बैठा हुआ है। अब जब दोनों एक ही एग्जाम में बैठा हुआ तो दोनों का पूर्णांक तो समान होगा, फुल मार्क्स तो समान होगा, पासिंग मार्क्स भी दोनों के लिए एक समान होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों की सहायता से पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। इन दोनों के बीच में परसेंटेज का अंतर कितना है? प्रतिशत का अंतर कितना है? तो ये 30% है, ये 12% है, ये 42% है। तो अंतर कितना हो गया? 12% का। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में मार्क्स का अंतर कितना है, ओरिजिनल मार्क्स का अंतर कितना है। तो अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर कितना है? ये पासिंग मार्क्स से 45 नंबर कम है, ये पासिंग मार्क्स से 45 नंबर ज्यादा है। तो मतलब ये इससे कितना ज्यादा हुआ? 90 नंबर ज्यादा हुआ। तो अंकों का अंतर कितना हो गया? 90 नंबर। ठीक है, अब हमको फुल मार्क्स निकालने के लिए क्या करना होगा? 100% निकालना होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, पहले चूंकि लिखते हैं, चूंकि 12% बराबर 90, तो 1% बराबर 90/12 होगा कि नहीं? इसीलिए 100% बराबर डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि 1% तो हम लोग जानते ही है क्या होगा। 90% क्या हो जाएगा? 100% क्या हो जाएगा? 90/12। ये क्या हो गया? 1% गुना 100। ये कटेगा, ये 3 बार में, ये 25 बार में, ये कितने बार में? 30 बार में।
सब जोड़ के कितना हो गया 750। तो हम जान गए 100% क्या गया फुल मार्क्स का वैल्यू कितना है 750। फुल मार्क्स हमको मिल चुका है, अर्थात पूर्णांक हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं पासिंग मार्क्स की ओर कि हमको पासिंग मार्क्स कैसे प्राप्त होगा। पासिंग मार्क्स के लिए हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम, पहला स्टूडेंट जो 30% मार्क्स लाया था उसका वैल्यू निकाल लें और उसमें 45 नंबर जोड़ दें तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। दूसरा काम, दूसरा स्टूडेंट जो कि 42% मार्क्स लाया था 42% का वैल्यू निकाल लें, उसमें 45 घटा दें तो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पासिंग मार्क्स निकालते हैं, इसलिए 30% बराबर इसी को लेते हैं, पहले स्टूडेंट को लेते हैं। 30% बराबर कितना, तो 1% बराबर क्या निकला था 90/12, इसलिए 30% बराबर गुना 30। तो दिक्कत, तो 12 ये 6 दूना 12 6 5 30, 2 से ये कितना 45 बार में। अब गुना कर दो दोनों को, कितना होता है 225। ये 225 कौन लाया था, पहला स्टूडेंट जो कि 30% मार्क्स ऑब्टेन किया था उसके पास 225 मार्क्स आया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि इसी 225 में अगर 45 नंबर जोड़ दें तो पहला स्टूडेंट पास हो जाएगा ना, मतलब उसको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। तो इसलिए पासिंग मार्क्स बराबर 225 प्लस 45 बराबर 270। तो पासिंग मार्क्स क्या मिल गया हमको 270। कोई दिक्कत है? अब देखते हैं आगे क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछता है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो हम दोनों को निकालेंगे। पहले ये समझते हैं, कस्बा मतलब होता है कोई मोहल्ला, गांव। ठीक है, एक गांव मान लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। ठीक है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, 5%। फिर अगले वर्ष फिर 5% बढ़ गया, अगले वर्ष पूरे का जितना भी अभी तक में बढ़ा है उसका 5% बढ़ गया। तो ये दर है वृद्धि का। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो ये कस्बे की जनसंख्या अभी वर्तमान में मान लिया जाए, वर्तमान में। ठीक है, ये वर्तमान की बात की जा रही है ना। वर्तमान में 1,76,400 है। तो ये वर्तमान में अभी के परिप्रेक्ष्य में अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है कि नहीं। अगले साल 5% बढ़ेगा तो जाएगा 105%, अगले साल फिर से पूरे का 105% बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम पहला क्वेश्चन निकालेंगे, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी 2 वर्ष के बाद। तो पहला क्या, वर्तमान क्या है इसका, अभी 100% है ना, 76,400 इतना है कस्बे की जनसंख्या। अब अगला साल जब होगा ये कितना हो जाएगा, पहले तो 100% है ही, ये 100% बढ़ जाएगा, मतलब 5% बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 105%, 105/100। अब अगले साल एक साल बढ़ गया, तो अगले साल ये पूरा जो है इसका 5% बढ़ जाएगा। अब जो है एक साल के बाद अब ये पूरे का पूरा 100% माना जाएगा। ठीक है, अब अगले साल ये क्या हुआ 105% फिर बढ़ गया। ठीक है, मतलब 100 से 5% बढ़ गया, पहले 5% बढ़ा, फिर दूसरे साल भी 5% बढ़ा। इस तरीके से हम सेट कर लिए। अब इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वही होगा, 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या वही हो जाए। हम लोग निकाल लेते हैं, 0 0 गए हो, कटेगा तो कटाओ, ये 20 बार में, 20 पंजे 100, ये कितने बार में, ये 21 बार में। ठीक है, ये कितने 4 बार में, ये कितने बार में 21 बार में। 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1, 441, 441 यहाँ है, यहाँ भी हो जाएगा 441, 441 गुना 441 कर लेते हैं इसको सॉल्व। 21 गुना 21 कितना हो जाएगा, 441 जान ही रहे हैं हम लोग, 14446, ये कितना हो जाएगा 4671 1274। ठीक है, 1 8 4 बच गया कितना, 1 4 1 8 1 9 19, क्या हो जाएगा 1,94,481। क्या हो जाएगा आंसर 1,94,481। ये क्या हो जाएगा 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या। गुना करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा लंबा चौड़ा हो तो उसको कर लिया करो। ठीक है,
441 है यहाँ, 21 गुना 21 करेंगे ये भी 441 हो जाएगा। 441 जब हो जाएगा तो 441 गुना 441 किए तो उसका आंसर कितना आता है, मतलब जो भी है 441 पहले तो 1 से, फिर 4, 16 6 बाकी है 17, इसी तरह सबको जोड़ते हैं फिर मेरा इतना आंसर आता है। ठीक है, ये क्या हो गई 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या। अब हमको पता करना है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या। तो 2 वर्ष पूर्व कितने था हमको पता तो नहीं है, हम अपोजिट टर्म में चल सकते हैं लेकिन हम लॉजिक से चलेंगे, किसी तरीके का मैजिक से नहीं चलेंगे, किसी भी तरीके का ट्रिक से नहीं चलेंगे, किसी भी तरीके का फॉर्मूला से नहीं चलेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से चलेंगे। तो मेरा लॉजिक क्या करता है, मान लेते हैं कि कस्बे की जनसंख्या क्या है, x। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व मान लिए 2 वर्ष पूर्व क्या है कस्बे की जनसंख्या x है, उसमें भी तो 5-5% करके वृद्धि हो रहा है। तो x में क्या हुआ 105/100 वृद्धि हुआ ना पहले साल, फिर दूसरे साल क्या हुआ 105/100 की वृद्धि हुई। और जो है अब वर्तमान में हम आ चुके हैं, वर्तमान में मेरा क्या है जनसंख्या इतना है 1,76,400 है। कोई दिक्कत, जब इतना है ही तो हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये कितने बार में 21 बार में, ये 20 बार में, ये 21 बार में, ये 20 बार में, और कटेगा क्या 441 से ऊपर वाला 441 से कट जाएगा 4 बार में, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तब आगे चलते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 400 गुना ये वाला 20 गुना ये वाला 20, कितना हो जाएगा 400। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 चौक 16 00 00। तो दिक्कत है, तो ये होता है मेरा कंप्लीट। पहला नंबर क्या पूछा था 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, फिर 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, हम दोनों को सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। कोई भी मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, उसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब दाम घट रहा है। ठीक है, अवमूल्यन हो रहा है, दाम घट रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। सिंपल सा यही निकालना है हमको। तो देखते हैं कि अभी कितना है 1,20,000, 2 वर्ष के बाद इसका 10% दाम घटते जा रहा है। पहला साल कितना घटेगा 10%, तो ये कितना बच जाएगा 90%, 90/100 90% बच जाएगा। तो हम पहला साल का निकाल लिए, पहला साल का ये पूरा हुआ कि नहीं मेरा। दूसरे साल अब इसका 10% घट जाएगा, जो बचा है उसका 10%, बचा क्या है मेरे पास, ये पूरे बचा है ना, इस पूरे का हमको लोग 10% घटाएंगे, फिर से 90/100 घटेगा कि नहीं। अब जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 2 वर्ष के बाद घट के कितना बचेगा, पहला साल क्या बचा 10% घटा। ठीक है, दूसरे साल क्या हुआ, फिर से 10% घट गया। अब क्या होगा 100 गया, 100 गया। ठीक है, 9 9 81 हो गया, 81 गुना 12 करेंगे तो 12 का ही 12, 2 बाकी 1 बड़ा थे 96, 96 97 972 और 00 है तो 00 बैठा दो। कितना बच जाएगा 97,200 मात्र बच जाएगा। सोचो 2 वर्ष के बाद इसका दाम कितना घट जाएगा, इतना घट। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे 2 उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार क्या करता है कुल वोट का 41% प्राप्त करता है, दूसरा उम्मीदवार कितना करेगा, बचा हुआ जो है वही प्राप्त करेगा ना, 2 ही उम्मीदवार है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है 100% होगी कि नहीं। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 100%। मान लिए हम, मानना क्या 100% ही होता है, मानने वाली कोई बात ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला उम्मीदवार क्या करता है 41% प्राप्त करता है। तो पहला उम्मीदवार कितना प्रतिशत 41% प्राप्त करता है। तो वहीं पे अगर दूसरा उम्मीदवार रहेगा, ठीक है, पहला उम्मीदवार 41% प्राप्त करता है तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा 100% में कितना बचा है आप 59% इतना ही प्राप्त करेगा ना।
ये बेचारा हार गया है किससे, इससे, ठीक है। तो हम देखेंगे कितने मतों से हारा है, 5580 मतों से हारा है। वहीं पे हम देखेंगे कितने परसेंटेज से हारा है, तो ये दोनों कितने प्रतिशत से हारा है, तो 18% से हार गया है। ये इससे कितने प्रतिशत से हारा है, 18% से हार गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे इन दोनों के बीच में प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर कितना है, बराबर 18% है कि नहीं। और इन्हीं दोनों के बीच में अंकों का मतलब मतों का अंतर कितना है, मतों का अंतर बराबर 5580। देखिए हम हर जगह जो है अलग अलग तरीके से बताते हैं कि इसको इससे कैसे रिलेट करते हैं हम, ठीक है, अलग अलग तरीके से। पहले तो इन दोनों के बीच में प्रतिशत का अंतर इतना, अब इन दोनों के बीच में क्या है, मतों का अंतर कितना, इतना। तो अब बोले कोई इसको, तुम जो है पहले वाले प्रत्याशी से 18% से हारे हो, या फिर बोल दे कि तुम जो है दूसरे मतलब तुम जो है पहले वाले प्रत्याशी से 5580 मतों से हारे हो। दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं है। कोई बोले कि हम जो है 5% से फेल कर गए, या बोले कि हम 20 नंबर से फेल कर गए, मतलब 25 नंबर से फेल कर गए, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। परसेंटेज बोलो, परसेंटेज बराबर मार्क्स, ये डिपेंड करता है कि मार्क्स कितना है, परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो हम देखते हैं प्रतिशत का अंतर इतना, मतों का अंतर इतना, दोनों का अंतर है, इसलिए 18% बराबर 5580। क्योंकि 18% बराबर 5580, इसलिए हमको मतों की कुल संख्या निकालना है जो कि 100% है। 100% बराबर, तो 1% हमको निकालना होगा ना, तो उसमें 100 से गुना कर देंगे तो वो 100% निकल जाएगा। लेकिन जब वो 18% है और इतना बराबर है, तो 1% कैसे निकालेंगे हम लोग, 5580 बटे 18, तो दिक्कत 1% निकल जाएगा, गुना इसमें कर देंगे 100, क्या होगा, 100% निकल जाएगा। अब करते हैं ये 18 3 54, 18 1 18, 310, ठीक है। तो बराबर 100% बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ये आंसर किस चीज का, तो कुल मतों की संख्या बराबर 31,000, बराबर 31,000। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा उस चुनाव के 20% मत अवैध घोषित कर दिए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। इसमें प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है, कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। पहले तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, वैध मतों का, पहला उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, 20% मत को अवैध कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, वो मत अवैध हो जाता है, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या 7500 है। कुल मतों की संख्या कितनी है, 7500 है। तो पहले हम इसमें निकालेंगे कि वैध मत कितना है। अगर वैध मत का पता चल जाए तो हम वैध मत का 55% और वैध मत का 45% भी निकाल सकते हैं। पहले तो वैध मत निकालने के लिए वैध मत, कुल वैध मत, ठीक है, कुल वैध मत बराबर कुल मत में 20% को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो मेरा कुल वैध मत बन जाएगा। क्यों 20% घटा रहे हैं, क्योंकि 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो कुल वैध मत कितना है, 7500 का 80%, नहीं 100% था ना ये अपने आप में, 20% घटा दिए तो 80% सीधा सीधी हम निकाल लेंगे। अगर मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन सकता है। यहाँ पे 0 0 4 56 मेरा कुल वैध मत कितना है, 6000, ठीक है। कुल वैध मत कितना है, 6000 का है। 0 39 0 बाकी 4 8 56 56 4 60, तो मेरे पास 6000 क्या है, कुल वैध मत है। बोलता है दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। ये भी तो अपने आप में 100% है। बोलता है इसका 55% पहला उम्मीदवार प्राप्त करता है, पहला कितना 55% प्राप्त करता है। दूसरा उम्मीदवार कितना करेगा,
जो बचेगा तो दूसरा का ही ना। ये 55% तो दूसरा 45%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% पूरा होना चाहिए। ये वैध मत से तुलना कर रहा है, ठीक है। तो वैध मत मेरा कितना है, 6000। पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए हैं, तो वैध मत कितना निकालेंगे इसका, 6000 का 45% अगर निकाल लें तो दूसरे उम्मीदवार का वैध मत पता चल जाएगा। तो 45%, ये दोनों घट गया, आंसर क्या आएगा, 0, इससे 0 बाकी 3, 24 की 27। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलता है, 2700 मत ही मिलता है। ओके, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे कि पहले क्या किया गया, कुल वैध मत दिया गया था यहाँ पे, सॉरी कुल मत दिया गया था कितना, 7500। 20% मत को अवैध घोषित किया गया है ना, तो वैध निकालने के लिए अवैध को तो छांटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 7500 में का 80% निकाल लिए, 20% घटा के 80% निकाल लिए, 6000 बच गया मेरे पास। तो यही क्या हो गया, ओरिजिनल वैध मत जिसका कि काउंटिंग हुआ है। तो 6000 का 45% निकाले, वो 27 हो गया। 45% क्यों निकाले, क्योंकि पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला था, इसी वैध मत का 55% मिला था। तो दूसरे उम्मीदवार को इसी वैध मत का 45% तो मिलेगा मिलेगा, क्योंकि दो ही उम्मीदवार है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हम यहीं पे इसी वक्त एग्जाम्पल के क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं, और अगले नेक्स्ट डे से हम टाइप वाइज परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, टाइप बाय टाइप। एक टाइप में जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व कर सको, इसके लिए आपको उतना काबिल बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले दिन। अब सिर्फ और सिर्फ टाइप वाइज चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और उसको सारे क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट 1 to 1 क्वेश्चन करके कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इसके लिए मैं कभी फिर से मैं इसकी सीरीज चलाऊंगा। इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, एक बार पोलिंग भी कर लिया जाएगा, जिसकी मदद से पता चल जाएगा कितने लोग ये चाहते हैं कि आर.एस. अग्रवाल की सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, और कितने लोग ये नहीं चाहते हैं। तो दोनों तरह के लोगों की राय हमें चाहिए। और इसके साथ ही हम इस एग्जाम्पल्स को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हालांकि इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम उन सारे क्वेश्चंस को बाद में कभी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझने के लिए मुझे टाइप्स को समझना जरूरी है। तो हम करेंगे क्या, टाइप वाइज क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, अब तक आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।